Good morning students. Today our topic is DNA application. But DNA application start करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, वो है the central dogma. अब मोस्टली आप लोग भी आपस में बात करते होंगे या आपने सुना होगा कि उसकी हाइट उसके पेरेंट्स पे गई है, या फिर उसके हेयर्स का ऐसा कलर है, या फिर आईज का वैसा कलर है. तो हम बोलते हैं ये सब ना जीन्स पे डिपेंड करता है. तो जीन्स एक्चुअली में होते क्या है, जीन्स डीएनए का स्मॉल सा सेगमेंट होता है. ठीक है, मेन क्या चीज होती है, डीएनए. हम सबको पता है कि डीएनए जो होता है हर न्यूक्लियस के अंदर एज ए क्रोमोसोम मटेरियल प्रेजेंट होता है. बट ये डीएनए ऐसा करता क्या है, जो मतलब हमारी हेयर्स ऐसे कलर के हैं, या फिर आईज का कलर है, स्किन का कलर है. तो हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे पहले. अब देखो, डीएनए से बनता है आरएनए. डीएनए से फॉर्म होगा आरएनए. आरएनए से बनेंगे प्रोटीन्स. अब बेसिकली ये प्रोटीन्स ही हैं जो हमारे हेयर्स का स्ट्रक्चर या कलर या आईज का क्या कलर होगा, हमारे स्किन का क्या कलर होगा, ये सब डिसाइड करते हैं, वो है प्रोटीन्स. जब डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है तो इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. इस चीज को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है. और जब आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं तो हम उस चीज को बोलते हैं ट्रांसलेशन. अब हम एक सिंपल उससे समझ लो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश नहीं आती है और डीएनए जो है डॉक्टर है, उसने उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, ठीक है, और आरएनए जो है वो आप है. तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, जिस चीज को हम रिलेट कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन से. ठीक है, तो डॉक्टर आरएनए को या आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, या फिर हम बोल सकते हैं डीएनए आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन करता है. ठीक है, फिर आप क्या करोगे, वो जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी होंगी उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश से हिंदी में. तो हम बोल सकते हैं कि जो आप हो, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ट्रांसलेट कर रहे हो. तो हम इस चीज को बोलेंगे कि आरएनए प्रोटीन जब बनाता है तो उस चीज को ट्रांसलेशन बोल सकते हैं. तो इस सिंपल से एग्जांपल से आप इस चीज को याद रखना, बिकॉज ये नीट में 2 टाइम्स पूछ चुके हैं. 2019 से 2021 के जो पेपर्स हुए हैं, 2 टाइम पे ये क्वेश्चंस आ चुके हैं. क्वेश्चंस हम इस टॉपिक के, ये जब हम डीएनए एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे उसके लास्ट में देखेंगे. मेन आज हमारा कंसेप्ट है डीएनए एप्लीकेशन. जब डीएनए से ही डीएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से ही जब डीएनए की फॉर्मेशन होती है तो इस चीज को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन. अब हमें जरूरत क्यों होती है, हम डीएनए को रेप्लिकेट क्यों करते हैं. अब देखो क्या होता है ना, हमारे जब हमें बेबी फॉर्म होता है, हमें पता है जाइगोट देन एम्ब्रियो, तो वो सेल ही डिवाइड होते हैं. ऐसा तो है नहीं कि एक सेल में भाई डीएनए है. हमें पता है 46 क्रोमोसोम्स हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही सेल में ये सारा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो जो बाकी सेल्स होंगे उसमें नहीं होगा. वो डिवाइड करते हैं. ठीक है, जब सेल डिवाइड करता है तो उसके अंदर जो डीएनए अमाउंट प्रेजेंट होता है वो भी डिवाइड करता है. उस चीज को हम बोल सकते हैं वो भी रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन करता है. हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, चाहे चीक सेल हो, ये हम स्किन का लेके चलते हैं, ठीक है, ये स्किन का सेल है, और ये हमारे पास पैनक्रियाज का सेल है. ठीक है, ये हमारे पास पैनक्रियाज का सेल है और ये स्किन सेल है. जो डीएनए पैनक्रियाज के पास होंगे या क्रोमोसोम पैनक्रियाज के पास होंगे, वही सेम स्किन सेल के पास होते हैं. बट चीज क्या होती है, देखो पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक है, स्किन तो करता नहीं है. तो कुछ ये थोड़ा हाई लेवल पे चला जाएगा, बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जिसकी वजह से जो इंसुलिन का जीन है, पर्टिकुलर एक जीन है, वो सिर्फ पैनक्रियाज में ही एक्टिवेट होता है. ये जो इंसुलिन का जीन है, आई से मैं इसको डिनोट कर देती हूँ, ये सिर्फ पैनक्रियाज में ही सिक्रीट होगा, बट स्किन में इसकी कोई ऐसी एक्टिविटी शो नहीं होगी. ये थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस चला जाएगा, इसकी तरफ हम ज्यादा जाएंगे नहीं. तो आज हम करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन. आज हम स्टार्ट करेंगे डीएनए
रेप्लिकेशन। अब हमें पता है जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और बेसिस आपस में अटैच होते हैं। मान लो यहाँ पे ए आ गया, ये टी है, ये टी, ये ए, ये टी आ गया, यहाँ पे ये ए आ गया, सी जी टी, यहाँ पे सी जी जी आ गया, सी आ गया, कुछ भी ऐसे। इसके ऑपोजिट जी सी सी जी, ए के ऑपोजिट टी ए देन टी, और ऐसे करके यहाँ पे एक हमारे पास डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है डीएनए का, ठीक है। अब देखो रेप्लिकेशन होनी है, इन दोनों स्ट्रैंड्स ने सेपरेट होना है, अनबाइंड होना है। तो ऐसा क्या चीज है जो इनको अनबाइंड करता है, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट एक डीएनए है, डीएनए ए प्रोटीन है, डीएनए ए प्रोटीन, ये ना कुछ ऐसे शेप का होता है, इस स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, डीएनए ए प्रोटीन। लग रहा है ना, ए शेप का ही लग रहा है, नाम भी वैसा है इसका, ठीक है। ये क्या करता है, डीएनए ए प्रोटीन आगे इस साइड से भी आके बाइंड हो जाता है और इस साइड से भी आगे बाइंड हो जाता है। बट हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर यहाँ पे आके क्यों बाइंड हुआ, इसको कैसे पता लगा कि मैंने डीएनए की इसी पोर्शन पे आके बाइंड होना था। अब देखो हमें पता है डीएनए जो है वो दो पेयरिंग करता है, एक करता है सी और जी के बीच में, एक होती है ए एंड टी के बीच में। जब सी एंड जी के बीच में बनता है तो यहाँ पे आते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स, और जब ए और टी के बीच में बनता है तब यहाँ आते हैं डबल बॉन्ड्स। और हमें पता है कि डबल बॉन्ड तोड़ना इजी है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, हम इसको डबल बॉन्ड्स को इजीली तोड़ सकते हैं। इसलिए ये डीएनए ए प्रोटीन क्या करता है, जहां पे इसको ए टी ऐसा अमाउंट ज्यादा दिखता है, ये वहां जाके कंबाइन हो जाता है, इस पोर्शन पे आके ये कंबाइन हो जाता है। और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होती है, मतलब स्टार्ट होती है, उस पोर्शन को हम बोलेंगे ORI। और वो कौन सा पोर्शन होता है, AT रिच पोर्शन, AT रिच पोर्शन होता है, ठीक है, जहां पे A और T का अमाउंट ज्यादा होगा। मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, उन दोनों में रेप्लिकेशन सेम ही चलती है, बस डिफरेंस कहाँ आता है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास, ई से मैं यूकैरियोट्स का बता देती हूँ कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास नंबर ऑफ ORI होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। बट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके पास सिर्फ सिंगल, ये चीज याद रखनी है आपने, सिर्फ सिंगल ORI होता है, सिर्फ एक होता है। क्योंकि देखो अगर हम बैक्टीरिया देखें तो एक सर्कुलर डीएनए सा होता है, उसका शॉर्ट छोटा सा होता है, कितना कभी उसके पास वो AT वाला पोर्शन होगा, तो सिर्फ एक ही ORI यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के केसेस में, ठीक है। ये चलो ये हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट क्या करता है, इसको अनबाइंड करेगा, ठीक है, ये अटैच हो गया, अब इसको ऐसे खींचना स्टार्ट करता है, ये अनबाइंड करता है। अनबाइंड होने के बाद यहाँ पे एक बबल सा फॉर्म हो जाता है, ये आगे ये जो अभी तक आपस में अटैच है डीएनए, और ये जो सेपरेट हो गया, ठीक है। इस चीज को हम बोल सकते हैं, ये जो बबल सा बना है रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। इस चीज को हम ये बोल सकते हैं रेप्लिकेशन बबल। अब होता क्या है, देखो ये क्या ट्राई करेगा कि मैं आपस में दोबारा से जुड़ जाऊं, ठीक है, ये थोड़ा भी सोचेगा कि मैं अलग अलग रहूं। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है SSB, यहां पे आके SSB अटैच हो जाता है, SSB, ये इस साइड पे आके अटैच हो जाएगा और इसको कंबाइन होने से रोकेगा। और SSB की फुल फॉर्म क्या है, सिंगल
स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, एसएसपी की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, जब रेप्लिकेशन बबल बनता है तो ये वहां पे जाके अटैच हो जाता है ताकि ये वापस में आके अटैच हो सके। हमारे पास देखो, इसने तो अपना काम कर लिया, डीएनए ए ने तो अपना काम कर लिया, पर फर्दर भी तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इतने से पोर्शन में रेप्लिकेशन करवानी थी, अभी भी तो अनबाइंड होना है या फिर अनजिप होना है। तो हमारे पास एक और एंजाइम आता है, हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम आता है जिसका काम क्या होता है? अनजिप करना। देखो जिप की तरह लग रहा है ना ये डीएनए थोड़ा सा, तो इसको खोलता है, ये यहाँ पे ना अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है हेलिकेज। ठीक है, अब देखो कॉइल था, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर था। ठीक है, ऐसे ही डबल कॉइल होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे एसएसबी ने अपना काम स्टार्ट किया तो यहाँ पे एक बबल सा बन गया। ठीक है, अब देखो इस वाले पोर्शन पे या आगे वाले पोर्शन पे कितने सुपर कॉइलिंग हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना टेंशन क्रिएट हो जाती है। जो अनबाइंडिंग पोर्शन होता है यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाती है। क्या होता है, जैसी अनकॉइलिंग होती है तो ये जो सुपर कॉइल्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा, तो यहाँ पे ना अनबाइंडिंग पोर्शन पे टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो इस टेंशन को रिमूव करने के लिए एक और एंजाइम आता है, टोपो आइसोमरेज। ठीक है, टोपो आइसोमरेज। इस एंजाइम का क्या काम होता है? टू रिमूव टेंशन। ठीक है, ये जो अनबाइंडिंग पोर्शन होता है जहां पे टेंशन क्रिएट हो जाती है ये सुपर कॉइलिंग की वजह से, उस चीज को टोपो आइसोमरेज रिमूव कर देता है। ठीक है, चलो अब हमारा काम तो हो गया, ये अनबाइंड हो गया। अब हम इस चीज को ना हाफ करके देखते हैं। ठीक है, फर्दर जो हम डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे वो इसको हाफ करके देखेंगे। देखो हाफ करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि वाई फॉर्क, वाई शेप या रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, वाई शेप का ये ना कुछ शेप, ये आ गया हमारा 5', ये आ गया हमारा 3', इसके कॉम्प्लीमेंट में ये 5', ये आ गया 3'। ठीक है, ये यहाँ पे बेस पेयर्स आपस में, न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच है, ये हमारा सिंगल। ठीक है, ये जो सिंगल वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक है, ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है इनको बोलेंगे हम टेम्पलेट। ठीक है, ये भी टेम्पलेट, जो भी पेरेंट स्ट्रैंड होगा। ठीक है, अब हमारे पास ना एक बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम आता है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये ना एनसीईआरटी में भी दिया है कि ये ना बहुत एफिशिएंट है डीएनए, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये इतना एफिशिएंट होता है ना कि अगर हम ई कोलाई के डीएनए की बात करें, ई कोलाई में टोटल होते हैं 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। ठीक है, और ये डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेट या सिंथेसाइज, डीएनए को सिंथेसाइज करवाने में इतना एफिशिएंट होता है कि ये 18 मिनट्स में, विद इन 18 मिनट्स में ये पूरे के पूरे जो बेस पेयर्स हैं इनको रेप्लिकेट कर देता है, या फिर हम बोल सकते हैं न्यू डीएनए सिंथेसाइज कर देता है 18 मिनट्स में। अगर हम इसका नॉर्मल प्रोडक्टिविटी देखें तो हम बोल सकते हैं 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। ये इतना एफिशिएंट होता है कि 2000 बेस पेयर्स को एक सेकंड में रेप्लिकेट कर देता है। ठीक है, अब ये इतना एफिशिएंट है तो नखरे भी इसके ज्यादा होंगे। ठीक है, इसकी ना कुछ डिमांड्स होती हैं डीएनए को सिंथेसाइज करने से पहले। फर्स्ट ये बोलेगा कि भाई मुझे क्या चाहिए होता है, सिंगल स्ट्रैंड चाहिए होता है। ठीक है,
एक सिंगल स्ट्रैंड चाहिए होता है डीएनए का। हमने इसको बोला ठीक है भाई, ये तेरे को प्रोवाइड करवा दिया हमने, ठीक है। पर दूसरा इसके एक और नखरे देखो, ये बोलेगा कि मुझे स्टार्टिंग करने के लिए थोड़ा सा छोटा सा, बेशक छोटा सा ही डबल स्ट्रैंड चाहिए, ठीक है, स्मॉल डबल स्ट्रैंड चाहिए इसको। तो अब हम ये चीज प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, एक और एंजाइम को लेके आते हैं जिसका नाम होता है प्राइमेज, ठीक है। प्राइमेज का क्या काम होता है कि यहां पर मान लो कि ए है टी टी, ठीक है, यहां पे ये एक प्राइमर को ऐड करवाता है, ठीक है। यहां पे ये क्या करेगा, प्राइमर को ऐड करवा देगा। और ये प्राइमर क्या चीज होती है, प्राइमर आरएनए का स्मॉल सेगमेंट होता है, ठीक है। प्राइमर आरएनए का स्मॉल सेगमेंट होता है। यहाँ पे हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कौन आएगा, टी का ऑपोजिट यहाँ पे ए आ गया, टी का ए आ गया, बट यहाँ पे ए का ऑपोजिट यू आएगा, यूरेसिल आएगा, क्योंकि हमें पता है आरएनए में थायमिन नहीं होता है, आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, तो हम यहाँ पे टी की जगह यू को ऐड करेंगे। चलो इसकी डिमांड भी पूरी होगी, ठीक है। अब दूसरा ये क्या बोलता है, ये चीजें याद रखनी है, जब ये डीएनए को रीड करेगा ना, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को रीड करता है तो ये करता है 3' to 5', सिर्फ रीडिंग, रीड फ्रॉम 3' to 5', ये डीएनए को रीड करेगा 3' to 5', बट जो न्यू डीएनए की सिंथेसिस करता है ना, ये हमेशा 5' to 3' की तरफ करेगा। न्यू डीएनए सिंथेसिस ये करेगा 5' to 3', हमेशा ये चीज याद रखनी है कि रीड करता है, ये सिर्फ ये इस चीज को पढ़ेगा क्योंकि इसे कॉम्प्लीमेंट डीएनए स्ट्रैंड बनाना है, तो ये इस चीज को सिर्फ रीड करेगा, बट जो न्यू सिंथेसिस होती है, यहाँ पे जो न्यू सिंथेसाइज होगा वो 5' to 3' होगा, ठीक है। मतलब ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 5', ठीक है। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जो भी कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड होंगे वहां पे ये 3' की तरफ ऐड करना स्टार्ट कर देगी, हम बोलेंगे 3', ठीक है। 5' to 3' न्यू सिंथेसिस हुई, ये इस डायरेक्शन को, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब देखो, अब इस वही चीज आ गई, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होगी इस वाले स्ट्रैंड की तरफ। अब यहाँ पे है हमारा 3', ये 5', और हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 3' हमारा ये आएगा। देखो 3' या 5' कोई फिक्स नहीं होते हैं कि भाई यहाँ लिखा तो यही लिखा रहेगा, कुछ चेंज नहीं हो सकता है। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल का एक छोटी सी चीज से समझते हैं, मान लो ये डीएनए का कोई स्ट्रैंड है, ठीक है, ये है हमारा 3', ये है हमारा 5', ठीक है। मैं 2 पॉइंट्स लेती हूँ यहाँ पे, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी। अगर मैं आपको बोलूं कि ए का यहाँ पे ए और बी में से 3' कौन है, 5' कौन सा है, तो हम बोलेंगे जो ए है वो क्या है 3', ठीक है, और जो बी है वो है 5'। अब वैसे मैं कोई पॉइंट यहाँ पे ले लूं, पॉइंट ले लेती हूँ सी, ठीक है। और अब मैं बोलूं कि सी और ए इन दोनों में से अब 3' कौन है और 5' कौन सा है, तो हम बोलेंगे जो सी है वो 3' है, जो ए है वो क्या है हमारा 5' है। देखो मैंने बोला था ना कि फिक्स नहीं होता है, जब हमने सी और ए की बात की तो उस टाइम पे ये सी बन गया 3', ए बन गया 5'। जब हमने सिर्फ ए और बी की बात की तो उस टाइम ए था 3' और बी था 5', ठीक है। वैसे ही अब हमने यहाँ पे ले लिया ये 3', और हमें पता है कि जो
डीएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ से रीड करेगा, 3' to 5' यहाँ से रीड करेगा, बट न्यू सिंथेसिस वो 5' भी करेगा। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी एक आरएनए आ जाएगा, प्राइमर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी एक प्राइमर आ गया और इसमें फर्दर अपना वो स्टार्ट कर दिया, न्यू डीएनए सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया। ये आ गया हमारा 5' और ये आ गया 3'। ठीक है, अब हमने बात की थी कि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो एकदम नहीं खुलता है। ठीक है, वहां पे एक हेलिकेज एंजाइम हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हेलिकेज अनजिप करने में हेल्प करता है, तो यहाँ पे वो वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम अपना वर्क कर रहा है इसको अनजिप करने में। तो अगर हम इसको और ओपन करते हैं, ठीक है, ये आ गया, ये और ज्यादा ओपन अप हो गया। ठीक है, हमारी सिंथेसिस हमारी जो सिंथेसिस ये था 3', ये 5', ये 3', ये 5'। ठीक है, हमारी जो सिंथेसिस हो चुकी थी इतनी, ठीक है, ये प्राइमर आ गया था यहाँ पे और यहाँ तक जो न्यू न्यूक्लियोटाइड थे वो फॉर्म हो चुके थे। ठीक है, ये था हमारा 5' और ये था हमारा 3'। यहाँ पे भी देखो ये और अनबाइंड हुआ है। ठीक है, ये जो पोर्शन था ये कहाँ जैसे था, यहाँ पे था और ये न्यू जो स्ट्रैंड्स थे वो बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, न्यू डीएनए ये आ गया था हमारा 5' और ये था हमारा 3'। ठीक है, अब इसमें और ज्यादा आगे को सिंथेसाइज करना है। देखो ये डीएनए पॉलीमरेज कहाँ को करेगा, 5' to 3'। तो ठीक है, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा कि 5' ये है, ये कर रहा है। ठीक है, अब इसका 3' यहाँ तक इसमें न्यू सिंथेसाइज कर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। ठीक है, बट यहाँ पे देखो इसे 5' to 3', ठीक है, करना था और हमने पहले भी बात की थी कि 3' या कोई भी 5' फिक्स नहीं होता है। तो अब 3' यहाँ पे आ जाएगा और एक और प्राइमर आएगा यहाँ पे जो फर्दर सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, एक और सेगमेंट आ गया हमारे पास। देखो ये चीज दोबारा से समझो, जब यहाँ पे देखो सिंथेसिस हुई थी तो ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा प्राइमर आ गया था हमारा, उसने 5' to 3' सिंथेसिस अपनी कर दी थी। जब हमने इसको और ओपन किया तो इसने तो कंटिन्यू अपना सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया, बट यहाँ पे देखो 5' to 3' होना था, तो ये कैसे करेगा, ये आगे को थोड़ा जाएगा, ये पीछे को नहीं जाएगा ना। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं पीछे को मुड़ जाएगा कि भाई अब 3' to 5' करना स्टार्ट कर दे। ये क्या करेगा, यहाँ पे नया छोटा सा आरएनए प्राइमर आएगा हमारे पास और एक न्यू फ्रेगमेंट बनेगा डीएनए का। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैंड होता है इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। ठीक है, ये आगे कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। ठीक है, जहां पे ये 5' to 3' एक कॉन्टिन्यू फॉर्म में सिंथेसिस हुई। जब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो बीच में गैप्स बन गए ना, यहाँ पे गैप आ गई इनके बीच में, एक छोटा सा फ्रेगमेंट, एक छोटा सा फ्रेगमेंट, तो इसको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, अब ये जो गैप्स हैं हम इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते कि हाँ ठीक है डीएनए जी टुकड़ों में रेप्लिकेट हुआ, तो इस चीज को फिल करने के लिए एक और एंजाइम आता है लाइगेज। इसका क्या नाम है, लाइगेज। ये क्या करता है, ग्लू फेंकता जाता है, समझ लो। ठीक है, इसका क्या काम होता है, जहां पे भी ये गैप देखेगा वहां पे ग्लू फेंक देगा और उस चीज को बाइंड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये अपनी क्या फेंक रहा है, ग्लू। ठीक है, और इस चीज को क्या कर देगा, ये बाइंड कर देगा। इसकी हेल्प से क्या हो जाता है, ये कंप्लीट एक फ्रेगमेंट बन जाता है। ठीक है, एक कंप्लीट फ्रेगमेंट बन जाएगा। बट ये सब होने से पहले एक एंजाइम आता है, क्योंकि हमें डीएनए में आरएनए के फ्रेगमेंट्स तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो इस आरएनए को रिमूव करवाने के लिए हमारे पास एक और एंजाइम आता है जो होता है डीएनए पॉलीमरेज 1। ये भी आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया। देखो जब आरएनए को रिमूव करवाना है तब आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1।
जब सिंथेसिस स्टार्ट करवानी थी तो ये वाला जो डीएनए था इसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1। अब ये क्या करता है, यहाँ से आरएनए फ्रेगमेंट्स हटाता जाता है और डीएनए के फ्रेगमेंट्स को या डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है। ठीक है, यहाँ से ये सारे आरएनए फ्रेगमेंट्स हटा देगा और ये डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा। फिर उसके बाद ये लाइगेज क्या करेगा, इन सबको भी आपस में जोड़ देगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो देखो होगी, ठीक है, न्यू सिंथेसिस होगी, बट हमने बात की थी कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो बहुत एफिशिएंट होता है। वो देखो कितनी फास्ट जो होता है न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है। तो इससे कई बार बीच में गलती भी हो जाती है। ठीक है, जिसको ठीक गलती इन द सेंस कि मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास ए था और टी ऐड करना था, बट इसने गलती से क्या कर दिया, यहाँ पे सी को ऐड कर दिया। ठीक है, ए के ऑपोजिट में सी को ऐड कर दिया। तो इस चीज को ना ये ठीक करता जाता है। ये जो प्रोसेस होगी इसको हम बोलेंगे प्रूफ रीडिंग। और एक और चीज देखो, जब सिंथेसिस होगी तो ये इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, 5' to 3', मतलब अगर मैं ऐसे हूं तो ये इस मूवमेंट में होगी। ठीक है, 5' to 3'। बट समझ लो कि डीएनए पॉलीमरेज जो है उसकी ना पीछे कोई आंख लगी है। मैं ऐसे चल रही हूँ, कोई गलती होगी पीछे से तो मैं फट उस चीज को कट एंड उस चीज को ठीक कर दूंगी। मतलब जो प्रूफ रीडिंग होगी वो ऑपोजिट साइड को जाती है। ये आगे तो सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, हम इसको रब करके लिखते हैं यहाँ पे। आगे तो ये सिंथेसिस कर रहा है, मानो ये है डीएनए। ठीक है, ये कोई है। ठीक है, ये आगे को चलो जी सिंथेसिस करते हुए चला, बट इसके ना पीछे भी एक आंख पड़ी होती है। ठीक है, जैसे इसने देखा यहाँ पे कुछ गलती आ गई है, ये इस चीज को कट करेगा, रिमूव करेगा और यहाँ पे टी को ऐड कर देगा। ठीक है, जो ठीक न्यूक्लियोटाइड होगा उसको ऐड कर देगा। तो हम जो प्रूफ रीडिंग होगी वो हम बोल सकते हैं, जिसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वो होती है 3' to 5' की तरफ। ठीक है, जिसकी देखो जब ये रीड करेगा, इस चीज को पढ़ेगा, जब ये पढ़ेगा 3' to 5'। जब न्यू सिंथेसिस करेगा तो करेगा 5' to 3'। और जब ये न्यूक्लियोटाइड को ठीक कर रहा ना, तो वो ऑब्वियसली बात है, वो आगे तो मूव कर रहा है, वो पीछे वाली साइड को प्रूफ रीडिंग करेगा ना, तो वो करता है वो 3' to 5' की तरफ। ठीक है, अब देखो जो डीएनए एप्लीकेशन होती है वो बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग होती है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है, हमें पता है न्यूक्लियोटाइड का जनरल स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है ना, ये आ गया शुगर, ये आ गया कोई भी बेस और ये आ गया फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यहाँ बेस पे क्या आ सकता है, एडेनिन आ सकता है, ग्वानिन आ सकता है, साइटोसिन आ सकता है, थायमिन आ सकता है। ठीक है, इमेजिन करके चलते हैं कि यहाँ पे एडेनिन अटैच है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे एडिनो साइन। एक फॉस्फेट है तो मोनो फॉस्फेट। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये अटैच होता है डीएनए में। ठीक है, बट इससे पहले क्या होता है ना, यहाँ पे 2 और फॉस्फेट अटैच होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 2 और है तो हम इस चीज को मोनो को हटा के यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेम वही एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, बिकॉज 3 थे। अब जब ये डीएनए में ऐड होते हैं ना, उस टाइम पे ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, और जब ये बॉन्ड टूटता है तो उस टाइम पे एटीपी रिलीज होती है। ठीक है, 2 बॉन्ड जब ये ब्रेक होते हैं उस टाइम पे एटीपी रिलीज होती है, और ये एटीपी काम आती है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे। जब ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करना होता है उस टाइम ये वाली एटीपी हेल्प करती है। ठीक है, ये एक जनरल प्रोसेस था डीएनए रेप्लिकेशन का। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन। अब हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक ट्रिक इन द सेंस जो भी एंजाइम्स उसमें यूज होते हैं उसकी एक ट्रिक। देख हमारे पास निमोनिक है, he takes
डबल रन लाइटली, कि एक कोई पर्सन है वो डबल रन को लाइट ले रहा है, ठीक है। निमोनिक है ये, ही टेक्स डबल रन लाइटली। अब इससे क्या करेंगे हम, ही का एच ले लेंगे, टी का टेक ले लेंगे, डी का डी, आर एल, ठीक है। एच से आ जाएगा हमारा हेलिकेज, और हेलिकेज का क्या काम होता है, अनबाइंड करना, डीएनए स्ट्रैंड को अनबाइंड करवाना, ठीक है। टी से आ जाएगा टोपो आइसोमरेज, ठीक है। इसका क्या काम होता है, टेंशन को रिमूव करवाना, ठीक है। टोपो आइसोमरेज का क्या काम होगा, टेंशन को रिमूव करवाना। डी से हम देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। और इसका क्या काम होता है, न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करवाना, न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करवाना। और किस डायरेक्शन में करवाता है ये सिंथेसिस, 5' to 3', ठीक है, ये चीज याद रखनी है। फिर आर आ जाएगा हमारा, आर से आ जाएगा आरएनए प्राइमेज, ठीक है। आरएनए प्राइमेज का क्या काम होता है, प्राइमर प्रोवाइड करवाना, वो जो शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं आरएनए के वो प्रोवाइड करवाता है आरएनए प्राइमेज। और लास्ट हमारा आ गया एल से लाइगेज, ठीक है। लाइगेज का क्या काम होता है, अटैच करवाना, ठीक है, उसको ज्वाइन करवाना, जो भी वो स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स थे, ठीक है, हमने ये किए थे ना कि यहाँ पे स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स बन जाते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, तो इनको कौन ज्वाइन करवाता है, लाइगेज एंजाइम ज्वाइन करवाता है, ठीक है। हमने अभी डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक किया, अब उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, select the correct batch of enzymes with its related function। हमने वो एंजाइम्स चूज करने हैं उसके फंक्शंस के साथ जो मैच हो रहे हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और इसके आगे फंक्शन लिखा है सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। देखो हम करते हैं मतलब एलिमिनेट करने वाला वो करते हैं, ठीक है। पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, अपने माइंड में लेके आओ कि हमने जब किया था, ठीक है, कि डीएनए स्ट्रैंड था, हमने यहाँ बोला था कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है, ठीक है, ठीक दिया हुआ है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ठीक है। हम बी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट देखा और मतलब ठीक है तो टिक करके आगे, पहले बी देखेंगे। बी में क्या लिखा है कि जो हेलिकेज होता है वो अनबाइंडिंग करता है डीएनए हेलिक्स की, ठीक है। हमने पढ़ा अभी कि जो हेलिकेज होता है वो अनजिप करता है, पढ़ा था ना हमने कि पहले तो चलो डीएनए एक प्रोटीन अपना वर्क कर लेते हैं, बट हेलिकेज क्या करता है, डीएनए हेलिक्स को अनबाइंड करना या अनजिप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। हमारा बी ऑप्शन भी ठीक है। अब हम देखेंगे सी, लाइगेज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लाइगेज का क्या लिखा है कि जॉइन शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स टुगेदर, ठीक लिखा है ना। जब हमने किया था मैंने बताया था कि यहाँ पे जब अनकॉन्टिन्यूस डीएनए सेगमेंट्स आ जाते हैं तो वहाँ पे एक लाइगेज एंजाइम आता है जो ग्लू की तरह वर्क करता है, ठीक है। वो क्या करता है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करता है, तो हमारा ये भी ठीक है। अब डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज, हाँ ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ए भी अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, बी भी ठीक है एंड सी भी ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। अब ये हमने डिस्कस नहीं किया था, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। ये बोलता है जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो टेक प्लेस करती है एट डैश फेज ऑफ सेल साइकिल, की जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेल साइकिल, देखो हमारे पास सेल साइकिल आती है ना ऐसे करके, एम फेज दिया होता है, एम फेज, एस फेज, G1 फेज, G0 फेज, G2 फेज, डिफरेंट फेजेस दिए होते हैं। तो जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो कौन से फेज पे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले डिस्कस करना भूल गई थी आपसे।
तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो एस फेज में रेप्लिकेट करता है, ठीक है। जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो एस फेज में टेक प्लेस करती है, ठीक है। जो सेल साइकिल होती है हमारे उसके एस फेज में, मोस्टली इसलिए इसका नाम एस दिया होता है बिकॉज डीएनए सिंथेसिस, तो वैसे ही एस फेज। इस चीज से याद रखना है कि डीएनए सिंथेसिस ये एक तरह से ट्रिक भी आपकी, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस, और ये सिंथेसिस कैसे, एस, तो एस, तो ये एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है रेफर टू द गिवन स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये आपके पास डिफरेंट स्टेप्स दिए हुए हैं और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आपने इस अकॉर्डिंग बताना है कि डीएनए रेप्लिकेशन के क्या स्टेप्स हैं या फिर किस सीक्वेंस में स्टेप्स हैं। ये वीडियो पोज करके ट्राई करना कि आप खुद सॉल्व कर सको, ठीक है। हम इस चीज़ को देखेंगे। हम पहले क्या करते हैं कि स्टेप्स पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे क्या लिखे रखे हैं, फर्स्ट ये एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, फिर ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, एक्टिवेशन ऑफ डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, फिर ये चेन फॉर्मेशन, बेस पेयरिंग, देन प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर, फिर ये डीएनए पॉलीमरेज अटैचेस ऑफ ओआर साइट, ठीक है। अब हमें पता है सबसे पहले क्या होता है कि ORI साइट्स पे डीएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड होगा, ठीक है। सबसे पहला ये स्टेप है हमारा ये हमारा ए स्टेप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ना ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। जब हमें पता लग गया है कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो स्टेप आएगा वो स्टेप ये वाला आएगा, 7 स्टेप आएगा, तो हम यहाँ से जो 7 स्टेप्स लिए ना स्टार्टिंग में उसको एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन ए देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया है। ऑप्शन बी में 3 दिया है, ये पहले एलिमिनेट कर दो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप क्या हमारा ये है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, 7 दिया है, इसको रहने दो। ये फर्स्ट दिया है, इसको एलिमिनेट कर दो, कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, ठीक है। अब हमें पता है जब ORI पे अटैच हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। यहाँ पे ये चीज पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है। 7 आ गया, ये थर्ड है, यहाँ पे थर्ड दिया कि एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट, हम देखेंगे फर्स्ट क्या है, एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है, ये भी करेक्ट है। सेकंड देखेंगे कि उसके बाद डीएनए प्राइमर की सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक हमारा अभी तक ठीक चल रहा है। फिफ्थ हम देखेंगे कि क्या दिया है, बेस पेयरिंग, ठीक है, बेसिस की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें दिया है इसके बाद चेन फॉर्मेशन, जब बेस पेयरिंग हो जाती है उसके बाद चेन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लास्ट हमें दिया है प्रूफ रीडिंग, और ये चीज हमें पता है कि लास्ट में जाके क्या होती है, जब डीएनए फॉर्म हो जाता है तो प्रूफ रीडिंग होती है और डीएनए रिपेयर होती है। डीएनए रिपेयर कौन करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 या फिर नॉर्मली डीएनए पॉलीमरेज ये वाला स्टेप करता है, प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर का, ठीक है। चलो ये हमें ठीक लगा, बट हम इसको पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है कि चलो वैसे तो हमें पता है कि ये चीज ठीक है बट स्टिल हम इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। हमें दिया है यही 7 स्टेप, डीएनए पॉलीमरेज अटैचेस ऑन ORI साइट, ठीक है। फिर हमें दिया है फर्स्ट क्या था, एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, नहीं ये गलत हो जाएगा हमारा, हमें यहीं पे पता लग गया, हम इसको भी कट कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 4, हमें दिया सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन। हमें ये 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लिए। आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ये चीज़ ही पढ़ना भूल जाते हैं, इस चीज़ का करेक्ट कहाँ पे दिया है, इनकरेक्ट कहाँ पे दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे, हमें फर्स्ट दिया है लीडिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा सा बना लेती हूँ, ऐसे था, ठीक है। ये हमारी एक स्ट्रैंड बन रहा था, ये दूसरा बन रहा था, ये 5', ये 3', ये 5', ये 3, ये 5, ये 5', ठीक है। कुछ ऐसे दिया हुआ था, यहाँ पर भी 3', ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या बोला है, लीडिंग स्ट्रैंड जो बनता है वो 5' to 3' डायरेक्शन बनता है, ठीक है। ये जो ये था ना लीडिंग, जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड था उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं हम, ठीक है।
तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो हमारा बन रहा है 5' to 3'। ठीक है, ठीक है, ये वाली हमारी करेक्ट है। ध्यान रखना है इनकरेक्ट पूछी, ये नहीं करेक्ट पड़ी तो टिक लगा के आगे। ठीक है, नेक्स्ट है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो भी 5' to 3' डायरेक्शन में बनते हैं। ठीक है, इस साइड को बन रहे हैं क्योंकि जो डीएनए हमें पता है जो भी डीएनए सिंथेसाइज करेगा वो 5' to 3' ही करेगा। ठीक है, ये भी करेक्ट है। सी हम देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब वही सिंथेसिस, हमने केमिस्ट्री में +2 में पढ़ा शायद से कि मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन होती है उनकी, तो पॉलीमर फॉर्म होता है। तो वैसे ही यहाँ पे पॉलीमराइजेशन मतलब डीएनए की सिंथेसिस। ठीक है, वो किस डायरेक्शन को होती है 5' to 3'। अभी मैंने बोला कि जो भी न्यू डीएनए सिंथेसाइज करेगा वो 5' to 3' ही करेगा। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारी। वैसे बची ये, अब हमें पता है इनकरेक्ट है, बट हम बिना पढ़े कोई भी चीज काट के कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 3' to 5'। गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, वो कहां से कहां सिंथेसाइज करता है 5' to 3'। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा डी। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट क्या है हमारा डी। यहाँ पे पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सी है ये स्टेटमेंट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द रेप्लिकेशन फॉर्म ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये डबल टाइम लिखते हैं। ठीक है, ये हमें 4 ऑप्शन दिए, हमने ये चीज ध्यान से देखनी है। ठीक है, हम फर्स्ट देखेंगे कि 5' ये 3' to 5' शो कर रहा है। देखो डीएनए सिंथेसिस गलत हो गया। इसी क्वेश्चन में भी हमने किया कि 5' to 3' सिंथेसिस होनी चाहिए, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ये 5' to 3' हो रहा है। ठीक है, ये देखेंगे, ओह ये देखो ये 3' to 5' हो रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि होना कहाँ को चाहिए था डाउन को, 5 to 3 होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 3, ये देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन 5' बेशक यहाँ लिखा है बट देखो सिंथेसिस एरो कहाँ को शो कर रहा है इस साइड को, तो ये भी हमारा गलत है। अब ये देखते हैं 5' से हो रहा है। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स देखते हैं या फिर लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं इसको, लैगिंग स्ट्रैंड्स का देखते हैं, ये भी 5' to 3 हो रहा है, तो ये वाला हमारा बिल्कुल ठीक है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डॉगमा। ये हमने बहुत स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्वेश्चन किया था, बट नीट में इसमें से काफी क्वेश्चंस, मतलब कई बार इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी नीट का ही एक क्वेश्चन है। हमें दिया है डीएनए और यहाँ पे पी ऑप्शन दिया है। ठीक है, जो ब्लैंक है, क्यू दिया है, यहाँ पे आर दिया है और ये एस दिया है। हमने इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो इस चीज को फिल करता है। अब आप लोगों को जो भी इजीली पता है ना कि आर क्या था या एस क्या था, क्यू क्या था या पी क्या था, वो चीज देखो पहले ऑप्शंस में। ठीक है, मान लो कि हमें पता है कि जो पी था वो था रेप्लिकेशन, था ना कि डीएनए टू डीएनए क्या फॉर्म होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। पी क्या होना चाहिए था यहाँ पे रेप्लिकेशन, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रेप्लिकेशन पी पे कहाँ दी है। पी पे यहाँ क्या दिया है ट्रांसक्रिप्शन, देखो ये ऑप्शन करेक्ट। हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं आगे कि क्या दिया है क्या नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है कि पी पे रेप्लिकेशन है, हम श्योर थे कि पी पे रेप्लिकेशन है, यहाँ पे पी पे ट्रांसडक्शन दिया हुआ है, तो ये चीज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पी पे रेप्लिकेशन दिया है। ठीक है, ठीक है, इसको यही देखते हैं। यहाँ पे पी पे दिया है ट्रांसलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज को भी कट, ये ऑप्शन ये भी कट। ठीक है, लास्ट देखते हैं पी पे रेप्लिकेशन दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्यू पे हमें पता है कि क्या चीज आती है, ट्रांसक्रिप्शन आती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्यू पे ट्रांसक्रिप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्यू पे ट्रांसक्रिप्शन दिया है। ठीक है, चलो यहाँ पे ये दोनों अभी तक ठीक है। आर देखेंगे हम, क्या था ट्रांसलेशन था, हमें यहाँ आर पे दिया है ट्रांसडक्शन और यहाँ आर पे दिया है ट्रांसलेशन, तो हमें पता है कि आर पे यहाँ क्या आएगा ट्रांसलेशन आएगा और हमारा ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे, रीचेक करेंगे। पी पे आ गया हमारा रेप्लिकेशन, क्यू पे आ गया ट्रांसक्रिप्शन, आर पे आ गया ट्रांसलेशन और लास्ट एस पे आ जाएगा हमारा प्रोटीन। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। वैसे इसकी जगह एक और क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जो सेंट्रल डॉगमा था किसने दिया था। तो ये जो सेंट्रल डॉगमा था ना, क्रिक ने दिया था। वो वाटसन एंड क्रिक जो है जिन्होंने डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, उसमें से जो एक साइंटिस्ट थे क्रिक, उन्होंने ये सेंट्रल डॉगमा का कंसेप्ट दिया था। कई बार यहाँ पे एक और ऑप्शन डाल सकते हैं कि बाय करके, और यहाँ पे ये क्रिक आपने याद रखना है कि इन्होंने दिया था ये ऑप्शन। थैंक यू। आज का ही हमारा डीएनए एप्लीकेशन